नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे गठबंधन की जो दोस्ती से नहीं बल्कि मजबूरी से बना। कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें एक ऐसे झगड़े में कूद पड़ी जिससे वो हर कीमत पर बचना चाहती थीं। तो सवाल ये है कि आखिर कुछ ही हफ्तों में ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ पलट गया। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मजबूत ना से, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले दुनिया का नजारा बिल्कुल अलग था। जरा सोचिए, सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अमेरिका दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते पर ईरान के खिलाफ एकदम अकेला खड़ा था। उसके सबसे पुराने सबसे ताकतवर दोस्तों ने मतलब साफ साफ मना कर दिया था। अब ये जो संकरा सा रास्ता है ना, यही पूरे झगड़े की जड़ है। इसे कई बार दुनिया की एनर्जी सप्लाई की जीवन रेखा भी कहते हैं। और फिर ईरान ने ठीक इसी नब्ज पर हाथ रख दिया और बस पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का जैसे दम घुटने लगा। देखिए, ईरान का ये हमला कोई आम फौजी कार्रवाई नहीं थी। नहीं, ये एक सीधा सोचा समझा निशाना था। किस पर? दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन पर। और इसका असर बाजारों में तुरंत एक दहशत सी फैल गई। अब जरा ये आंकड़ा देखिए, 20%। कतर पर हुए सिर्फ एक हमले ने दुनिया की लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसे हम एलएनजी कहते हैं, उसकी सप्लाई को एक झटके में 20% कम कर दिया। एलएनजी ये वो गैस है जिसे ठंडा करके जहाजों से उन देशों तक भेजा जाता है जिनके पास अपनी गैस नहीं है। तो ये एक झटके में दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा हमला था। और नतीजा? खैर, नतीजा तो फौरन सामने आ गया। तेल की कीमतें जो करीब $50 प्रति बैरल थीं, वो सीधे 3 गुना होकर $150 पर जा पहुंची। सोचिए जरा, इस बस एक घटना ने दुनिया भर के बाजारों में जैसे कोई सुनामी ला दी हो। लेकिन देखिए, इस आर्थिक चोट का असर सब पर एक जैसा नहीं हुआ। खास तौर पर यूरोप के लिए, उनके लिए ये संकट एक ऐसे फैसले का नतीजा था जो उन्होंने कुछ साल पहले ही लिया था। कह सकते हैं कि ये एक ऐसी मजबूरी थी जिसे उन्होंने खुद ही न्योता दिया था। थोड़ा पीछे चलते हैं। याद होगा, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका के कहने पर यूरोप ने क्या किया? उन्होंने दशकों पुराने अपने सबसे बड़े गैस सप्लायर रूस से रिश्ता तोड़ लिया। उस वक्त तो इसे एक बड़ा मजबूत कदम माना गया था, लेकिन असल में इसने यूरोप को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक निर्भरता के जाल में फंसा दिया था। अमेरिका का संदेश तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। ये कोई प्रस्ताव नहीं था, ये एक तरह का अल्टीमेटम था। यूरोप को अब एक नया एनर्जी पार्टनर चाहिए ही था। और कौन था तैयार? अमेरिका, जो उस रोल को निभाने के लिए बाहें फैलाए खड़ा था। और ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि ये पूरा रणनीतिक खेल अमेरिका ने कैसे जीता। भविष्य में यूरोप की 80% एलएनजी जरूरतें कहाँ से पूरी होने वाली थी? अमेरिका से। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी की चाबी अब पूरी तरह से अमेरिका के हाथ में थी। एक तरह से शाह और मात का खेल खत्म हो चुका था। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी। एक तरफ से रूसी गैस का दरवाजा बंद, दूसरी तरफ हॉर्मुज़ का रास्ता बंद। अब यूरोप जाए तो जाए कहाँ? उनके लिए सिर्फ एक ही दरवाजा खुला था, और वो दरवाजा सीधा अमेरिका की तरफ जाता था। सीधी सी बात है, उनके पास अपने पुराने स्टैंड पर टिके रहने का कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। तो नतीजा क्या निकला? एक जबरदस्त यू टर्न। वही देश जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले ही तो कहा था कि ये हमारा युद्ध नहीं है, अब अपनी नौसेना भेजने के लिए कतार में खड़े थे। एक जॉइंट स्टेटमेंट आया और देखते ही देखते कनाडा भी इस कह लीजिए मजबूरी के गठबंधन में शामिल हो गया। लेकिन रुकिए, इस एनर्जी के जाल में फंसने वाला सिर्फ यूरोप ही नहीं था। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं जापान की तरफ, जहां मामला और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी सिर्फ आर्थिक नहीं थी बल्कि ऐतिहासिक भी थी। देखिए, जापान एक द्वीप देश है जो अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए लगभग 95% आयात पर निर्भर है। और सोचिए, उसका 75% तेल कहाँ से आता है? इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो इस रास्ते का बंद होना जापान की पूरी इकोनॉमी के लिए किसी डेथ वारंट से कम नहीं था। तो जाहिर है, इसी हताशा में जापानी प्रधानमंत्री मदद की उम्मीद लेकर वॉशिंगटन पहुंचे। लेकिन वहां बातचीत की मेज पर उन्हें मदद तो नहीं मिली, बल्कि मिला इतिहास का एक बहुत ही कड़वा और अपमानजनक ताना। अब ये सिर्फ कोई मजाक नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सीधा इशारा था इतिहास के सबसे बदनाम सरप्राइज अटैक की तरफ, पर्ल हार्बर। ये एक ऐसा जख्म था जिसे कुरेद कर जापान को उसकी जगह याद दिलाई जा रही थी। पर्ल हार्बर का नाम लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बहुत ही ठंडा और साफ संदेश दिया था। संदेश ये था, इतिहास को भूलो मत। ये जो नया गठबंधन बन रहा है, ये दोस्ती का नहीं, लेन देन का है। और उन्हें ये याद दिलाया गया कि सहयोग की एक कीमत होती है, और वो कीमत अब जापान को चुकानी ही पड़ेगी। तो एक तरफ दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी थी, बड़े बड़े देश अपनी नौसेनाएं रवाना कर रहे थे, और तभी एक और बड़ी ताकत ने इस मैदान में एंट्री ली। लेकिन
युद्धपोतों के साथ नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी यानी कूटनीति के साथ। भारत ने फौरन सभी पक्षों से बातचीत का चैनल खोला। मकसद बिल्कुल साफ था, किसी भी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुला रखा जाए और तनाव को हर कीमत पर कम किया जाए। भारत ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए, बातचीत का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। और जानते हैं, इस कोशिश का असर भी दिखाई दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो पब्लिकली भारत के इस रोल की तारीफ भी की। ये एक इशारा था, एक संकेत कि शायद इस संकट से बाहर निकलने का एक और रास्ता भी हो सकता है, एक ऐसा रास्ता जो सैन्य टकराव से होकर न गुजरता हो। और अब हम वहीं आकर खड़े हो गए हैं जहां से शुरू हुए थे, सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये जो मजबूरी में बना गठबंधन है, ये स्थिरता लाएगा, या फिर इसकी ये नाजुक नींव एक बड़े और भयानक संघर्ष की वजह बन जाएगी? पूरी दुनिया की नजरें अब इसी सवाल के जवाब पर टिकी हैं।